हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता है आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को पता ही है, हम लोगों का जो है ना एक नया सीरीज शुरू हुआ है, एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है। और क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए जिनका एग्जाम 2027 में है, उनके लिए हम लोगों ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है। और इस कोर्स के अंतर्गत उनको है ना इस चैनल पे डेली बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आप प्लीज जाकर के है ना वीडियो सेक्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और भरोसा रखिए, हम इस लेवल का कंटेंट पढ़ा रहे हैं कि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं तो भरोसा रखिए कि आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हम पढ़ाएंगे है ना, आप सिर्फ उसको पढ़िए, उसको नोट्स बनाइए और उसको बार बार क्या करिए, रिवाइज कीजिए। तब आप क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन उठा के आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपको जो है ना आपका तैयारी यहाँ से हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज जाकर के अगर पीछे वाला लेक्चर को ना देखें तो प्लीज देखिए उसको, है ना। और उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ से तैयारी हो सकती है तो यहाँ से आप तैयारी कीजिए, आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है ना, बाकी कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम कंटेंट एकदम बेस्ट लेवल का देंगे, है ना। मतलब कंटेंट इतना देंगे कि थोड़ा सा 12th से थोड़ा सा अप लेवल का कंटेंट दिया जाएगा आपको, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल इधर उधर भी होता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। चीजें एकदम डिटेल में पढ़ाई जाएगी, है ना। हम जो भी चीजें पढ़ाएंगे आपको एकदम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, डीपली पढ़ाएंगे, ताकि आपको चीजों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, हो सकता है कि हमारा स्पीड सोलह मतलब थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन समय के साथ ये स्पीड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का मैथ्स का लेक्चर है और मैथ्स में हम लोग अभी तक 5 लेक्चर को कवर कर लिया है। और उन 5 लेक्चर में हम लोगों ने अपने फर्स्ट अध्याय के ऊपर बात कर रहे थे, जिसका नाम क्या था, रिलेशंस एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन। और उन 5 लेक्चर में हम लोगों ने मतलब रिलेशन के बेसिक्स को कवर किया था। और इसके अलावे उसमें हम लोग एक टॉपिक शुरू किए थे, है ना, रिलेशन ऑन अ सेट, है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, मतलब किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले संबंध के प्रकार। ठीक है ना। और किसी समुच्चय पर जो है ना कुल 5 तरह के संबंध परिभाषित किए जाते हैं, है ना, जिसमें से पहला संबंध को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन यानी तत्समक संबंध। आज हम लोग दूसरा के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन अर्थात स्वतुल्य संबंध। और उसी के ऊपर आज पूरा लेक्चर रहने वाला है, तो आप लोग प्लीज उसको ध्यान से देखिए, है ना, और चीजों को समझिए। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा जो इसमें चल रहा था, है ना, इसमें क्या चल रहा था, जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट, है ना। क्या चल रहा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन। एक मिनट, देखिए चीजों को अगर समझ के पढ़ेंगे ना आप तो मजा आएगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब किसी संबंध पर परिभाषित होने वाले, किस समुच्चय पर परिभाषित होने वाले संबंध के प्रकार। और इसमें हम लोगों ने बताया था कि कुल एक समुच्चय है, अगर उस समुच्चय पर कुल 5 तरह के संबंध परिभाषित होते हैं, मतलब किसी समुच्चय पर कुल, है ना, किसी समुच्चय पर कुल किसी समुच्चय पर कुल 5 प्रकार के संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। सही है, कोई दिक्कत है। 5 संबंध परिभाषित किया जा सकते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बताया, इसके बारे में हम पहले भी बताए हैं। इसमें से जो पहला संबंध था उसका नाम था आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, सॉरी, ठीक है, तत्समक संबंध। ठीक है, सेकंड जो है उसका नाम है स्वतुल्य संबंध। क्या है, स्वतुल्य संबंध।
तीसरा जो परिभाषित किया जा सकता है, हम ये सब पढ़ाए हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। लास्ट लेक्चर अगर ना देखे आप लोग तो देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तीसरा जो है वो है क्या है, सम्मित संबंध। है ना। चौथा जो है, चौथा वह संक्रमक संबंध। और जो लास्ट है आपका 5 वो है समतुल्य संबंध। ठीक है ना। तो इस 5 तरह के संबंध परिभाषित किया जा सकते हैं कोई सेट पर, है ना। क्लियर है जी। तो सब हम लोगों ने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, है ना, फर्स्ट जो तत्समक संबंध है इसको कवर कर लिया, पूरी अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अगर आप लोग नए हैं, नहीं देखे इस लेक्चर को, तो जाकर देखिए, आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे सेकंड संबंध पे, जिसका नाम है स्वतुल्य संबंध। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए और इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वतुल्य संबंध, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोला जाता है इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। इसको आज पूरी तरीका से समझेंगे, आप पूरा बेहतरीन समझेंगे। ऐसा समझ लेंगे कि फिर इसको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो, इस तरह से समझेंगे आज। ठीक है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है इस चैप्टर में, है ना। देखिए स्वतुल्य संबंध होता क्या है, किसको बोलेंगे स्वतुल्य संबंध। अगर मान लीजिए कोई सेट पर कोई संबंध परिभाषित हो रहा है तो कौन सा ऐसा संबंध है जिसको हम स्वतुल्य बोलेंगे। ठीक है जी, चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है, आराम समझते चलिएगा, फिर इसका डिफिनेशन बाद में लिखेंगे। मेरा आदत है कि हम डिफिनेशन पूरा चीज को समझा देंगे तभी लिखेंगे, आपको भी समझ में आएगा फिर डिफिनेशन लिखेंगे तब। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सेट है, माना कि ए एक क्या है, ए एक समुच्चय। मान लीजिए कि मेरे पास एक ए है, एक समुच्चय है। ठीक है जी, चीजें क्लियर है। अच्छा ए अगर समुच्चय है ना, एक समुच्चय है, क्लियर है। और ए समुच्चय पर एक संबंध परिभाषित किया गया है, क्या है ना, क्या, आर आर द रिलेशन सच दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए से ए पर एक संबंध परिभाषित किया गया है। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा कैसे परिभाषित किया गया है, पहले एक बात और लिख देते हैं कि ए एक समुच्चय है तो ए में कुछ एलिमेंट वगैरह होगा। तो ए में मान लेते हैं कुछ एलिमेंट है, मान लेते हैं, पहले देखते हैं एक समुच्चय है ना। माना कि ए क्या है, समुच्चय है, और ए के अंदर जो एलिमेंट है, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो मान लेते हैं ए है, बी है और सी है, ये 3 एलिमेंट है। और आर एक रिलेशन है, आर द रिलेशन सच दैट इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए। मतलब आर एक रिलेशन है जो सेट ए से ए पर डिफाइंड किया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। देखिए समझिए चीजों को, क्या बोल रहे हैं हम। मेरे पास एक समुच्चय ए था, है ना, ए है समुच्चय, और इस ए समुच्चय पर एक रिलेशन डिफाइंड किया गया है आर। अब जो आर रिलेशन डिफाइंड किया गया है, मान लीजिए सेट ए है, ये है, ये है, ये है, इसमें एलिमेंट क्या है जी, इसमें एलिमेंट है ए बी और सी, इसमें भी क्या होगा ए बी और सी। ठीक है, दोनों सेट ए है, और ए से ए में एक रिलेशन डिफाइन किया गया है आर। तो अगर ए से ए में रिलेशन जो डिफाइन किया गया है आर, ये स्वतुल्य कब होगा, इसको स्वतुल्य संबंध कब बोलेंगे, हमको ये सीखना है। तो अगर ए से ए में रिलेशन आर डिफाइन किया गया है तो इसको स्वतुल्य संबंध तब बोला जाएगा जब सेट ए का सभी एलिमेंट, आराम से समझना, जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। कोई दूसरा से रिलेटेड हो तब भी ठीक, और ना हो तब भी ठीक, लेकिन खुद का सेटिंग खुद से होना चाहिए। लेकिन तत्समक संबंध हमने पढ़ाया था, तो तत्समक संबंध में क्या बताए थे हम, तत्समक संबंध में क्या बताए थे कि कोई भी सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध जो है उस तत्समक संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब सेट ए का प्रत्येक अवयव
खुद से और केवल खुद से रिलेटेड हो। यहां क्या था, केवल खुद से रिलेटेड हो, लेकिन यहां पे केवल खुद से रिलेटेड होने का कोई फंडा नहीं है। यहां पे खाली बोला कि भाई खुद से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी कोई दूसरा से है तब भी ठीक और ना है तब भी ठीक। क्लियर है चीजें। मतलब यहां पे क्या है कि सेट ए से ए पर परिभाषित संबंध कोई जो आर है वो स्वतुल्य कब होगा, खुद का सेटिंग खुद से होना चाहिए, इतना एकदम कन्फर्म होना चाहिए। ए से बी से और सी से, मतलब स्वयं स्वयं से रिलेटेड होना ही चाहिए। बाकी अगर कोई दूसरा से हो गया तब भी वो है, तब भी स्वतुल्य कहलाएगा, और नहीं है तब भी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या यह क्या ये स्वतुल्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्वतुल्य है। अगर यही मान लीजिए एक और रिलेशन आता सेट ए से ए पर ही, आराम समझिएगा, आर रिलेशन या फिर आर वन रिलेशन गया ए से ए पर ही डिफाइन किया गया, इसमें एलिमेंट था ए बी और सी, और इसमें भी एलिमेंट है ए बी और सी। ये रिलेशन क्या डिफाइन किया गया कि खुद का सेटिंग खुद से तो है, ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है और सी से है, और इसके अलावा ए जो है ना सी से भी बी से भी रिलेटेड है, सी जो है वो बी से रिलेटेड है। तो बताइए स्वतुल्य नहीं है क्या? है जी, अभी भी स्वतुल्य है। स्वतुल्य में केवल शब्द नहीं यूज किया, केवल नहीं बोला कि केवल अपने आप से रिलेट होना चाहिए, नहीं भाई, अपने आप से सिर्फ होना चाहिए, बाकी दूसरा से है तब भी ठीक और ना है तब भी ठीक, लेकिन खुद से रिलेटेड होना चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहां पे अगर यही मान लीजिए सी से रिलेटेड नहीं होता तो फिर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि भाई ये खुद का सेटिंग तो हो भी नहीं किया फिर, है ना, दूसरा का सेटिंग हो गया, अपना नहीं हुआ जी, अपना होना ही चाहिए, दूसरा से रहे तब भी ठीक, ना रहे तब भी ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो अगर इसका डिफिनेशन हम लिखे थोड़ा सा, आप फिर इस पर और एग्जांपल करवाएंगे तो आपको चीजें और बेहतरीन समझ में आ जाएंगी। इसका डिफिनेशन अगर लिखे हम तो क्या लिखेंगे, इसका अगर डिफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे कि किसी समुच्च ए पर परिभाषित कोई संबंध आर है ना, कि समुच्च ए पर परिभाषित कोई संबंध आर हो जे स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि है ना सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। बस यहां पे खाली बोला प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध है, केवल शब्द यूज नहीं किया कि केवल स्वयं से होना चाहिए, केवल से और से नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहां पे खाली स्वयं से होना चाहिए। अभी कोई केवल और से हुआ तब भी ठीक और ना हुआ तब भी ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना सेटिंग अपने से होना चाहिए। ये वसूल किसका है? स्वतुल्य संबंध का। क्लियर है जी? समझ में आ रहा चीज है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको समझ में आया इतना चीजें, तो हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और आपको उसमें से देख के बताना है कि कौन सा संबंध स्वतुल्य है और कौन सा संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्लियर है? क्या जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को, आराम से समझिएगा कि निम्न में देखकर बताएं कि कौन सा संबंध है ना, देखकर बताएं कि सेट ए पर
परिभाषित कौन सा संबंध स्वतुल्य है, कौन सा संबंध स्वतुल्य है और कौन नहीं। ठीक है, आपको बताना है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल लिया, देखिए चीजों को समझिएगा तो आनंद आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, ये भी ए है ना। सेट ए से ए में एक संबंध परिभाषित किया गया R1, सही है। इसमें एलिमेंट मान लीजिए वही ए बी सी है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, पहला तो ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। सेकंड का हुआ, देखिए चीज़ों को समझिएगा, समझिए तो अच्छा लगेगा। सेकंड का किया, ये ए है और ये भी सेट ए है, इससे इसमें एक संबंध परिभाषित किया R2। क्या परिभाषित किया? R2। यहाँ पे ए है और ये भी ए। इसमें एलिमेंट क्या है जी? वही ए बी और सी, और इसमें भी एलिमेंट है ए बी और सी। इसमें ए से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है और सी से रिलेटेड है। बस इतना करके छोड़ दिया, ठीक है। तीसरा अगर बात करें, तीसरा क्या हुआ? ये है, ये भी ए है, ये सेट ए है, ये भी सेट ए है, और ए से ए में एक रिलेशन परिभाषित किया गया R3। इसमें एलिमेंट है ए बी और सी, और इसमें भी एलिमेंट है ए बी और सी। ए से रिलेटेड है, बी से है, सी से है, इसके अलावा ए बी से भी है ना। बस चौथा तो है ना, चौथा कुछ ऐसा है, ये है, ये भी है। इतना से आप लोग सीख जाएंगे। और देखिए मेरा प्रयास रहेगा कि आपको चीज़ें को और सिखाते हुए आगे बढ़े। ये सेट ए है और ये भी सेट ए है, इससे इसमें रिलेशन डिफाइन किया गया R4। इसमें एलिमेंट वही है ए बी और सी, और इसमें भी एलिमेंट है ए बी और सी। इसमें क्या है? ए से रिलेटेड है, ए बी से भी है, बी सी से भी है, और बी से भी है। बस और आपको इसमें देख के बताना है कि कौन सा रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, मतलब स्वतुल्य है, और कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप खुद बताइएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोला? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला कि कोई भी समुच्चय ए है तो उस पर परिभाषित कोई संबंध जो R है वो रिफ्लेक्सिव होगा। कब होगा जी? यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। केवल स्वयं से नहीं बोला है, बोला कि स्वयं से होना चाहिए। बाकी कोई और से हो तब भी ठीक, और ना हो तब भी ठीक, लेकिन स्वयं से तो होना ही चाहिए। अब एक बात बताइए, आप यहां पे देखिए, क्या सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड है? नहीं, यहां तो सारा कोई केवल से है ही नहीं है। यहां पे कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेटेड है ही नहीं है भाई, है क्या? नहीं है। तो कोई किसी से है ही नहीं है तो भाई रिफ्लेक्सिव होगा? कहीं नहीं होगा जी, कहां से हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होने का शर्त क्या है कि स्वयं के साथ रिलेटेड होना ही चाहिए। कोई और से हो तब भी ठीक, और ना हो तब भी ठीक, लेकिन अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए तो चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, स्वयं सबसे रिलेटेड है ना, ए से बी से सी से रिलेटेड है। बाकी कोई नहीं है, कोई से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, अपने आप से तो रिलेटेड है। डिफिनेशन में बोला सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। स्वयं से रिलेटेड है? नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए ए से, बी से, और सी से, ए बी से भी है। क्या दिक्कत है? स्वयं से तो रिलेटेड है ना सब, ए से है, बी से है, सी से है। हमको सिर्फ देखना है स्वयं से रिलेटेड है कि नहीं है। कोई और से हो तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक, खाली हमको चेक क्या करना है, हमको यहाँ पे सिर्फ चेक करना है कि खुद से सेटिंग है कि नहीं है, तो अगर है तो बताइए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? क्या बताइए, रिफ्लेक्सिव है? नहीं सर, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है जी? क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है? आप लोग खुद इसका अनुमान लगाए। सर ए तो ए से रिलेटेड है, बी से भी है, लेकिन सी तो रिलेटेड है नहीं है फिर, जबकि क्या बोला है, सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से होना चाहिए।
तो सब अवयव स्वयं से, ए से है, बी से, सी का तो है ही नहीं है, फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है चीजें? तो आपको उम्मीद करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गया होगा। अब यहां से बहुत ही प्यारा आपको नोट पॉइंट बनाएंगे। देखिए ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है ना, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये रिलेशन जो है ना वो आइडेंटिटी भी है। ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये रिलेशन क्या आइडेंटिटी भी है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन का क्या डिफिनेशन बोलता है कि कोई सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध आर, है ना, किसी सेट ए पर परिभाषित कोई संबंध आर जो है वो तत्समक संबंध कहलाता है यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से और केवल स्वयं से संबंधित हो। तो केवल स्वयं से है ना, केवल स्वयं से संबंधित है, तो केवल स्वयं से रिलेटेड है तो भाई आइडेंटिटी भी है। लेकिन हाँ ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि क्या बोला है केवल स्वयं से होना चाहिए, यहाँ केवल स्वयं से है क्या, नहीं, बी सी से भी हो गया, सॉरी ए बी से भी हो गया, तो केवल स्वयं से तो नहीं हुआ। हाँ खुद से भी तो रिलेटेड है ही, लेकिन केवल स्वयं से, केवल खुद से नहीं, केवल खुद से नहीं है, ये बी से भी रिलेटेड हो गया, है ना। तो ये भाई क्या है, ये स्वतुल्य है लेकिन ये तत्समक नहीं है, लेकिन ये स्वतुल्य है और तत्समक भी है ना, क्योंकि तत्समक में क्या बोलता है कि खुद का सेटिंग केवल खुद से, कोई और से नहीं, लेकिन स्वतुल्य का बोलता है कहता है खुद का सेटिंग खुद से रहना चाहिए, बाकी कोई और से रहे तब भी ठीक और ना रहे तब भी ठीक। आप दोनों में समझ आए ना, दोनों में कंफ्यूज हो जाता है लड़कन, आप कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। तत्समक में केवल शब्द यूज कर लेता है कि केवल अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल नहीं बोलता है, यहाँ पे खाली को बोलता है अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो अपने आप से रिलेटेड तो होना चाहिए, कोई दूसरा से रहेगा तब भी ठीक, ना रहेगा तब भी ठीक, इसका ही क्या नाम है। लेकिन उसने क्या बोला कि केवल खुद से, कोई दूसरा से नहीं, ये दोनों में फर्क, समझ में आ रहा चीजें ये बात। तो जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव तो है ही, और साथ ही क्या है, आइडेंटिटी भी है, मतलब तत्समक भी है, तत्समक, तत्समक संबंध भी है, आइडेंटिटी के साथ साथ एक तत्समक भी है। तो हमको यहाँ से एक बहुत प्यारा नोट पॉइंट मिल रहा है, और नोट पॉइंट क्या मिल रहा है, बहुत खूबसूरत नोट पॉइंट मिल रहा है ना। क्या है नोट पॉइंट, ये मिल रहा है कि जितने भी तत्समक संबंध होते हैं सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य होते हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं होगा। ये तत्समक है तो स्वतुल्य भी है, लेकिन ये स्वतुल्य है लेकिन तत्समक है क्या, नहीं है। क्लियर है चीजें? तो यहां पे एक नोट पॉइंट मिला, ये सभी क्या, सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य होते हैं, लेकिन सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं होते, तत्समक नहीं होते हैं। क्लियर है चीजें? ये बहुत प्यारा मतलब नोट पॉइंट बना हमारा, ठीक है। बस मेरे ख्याल से कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और बनता है कि अगर मान लीजिए आपको कोई सेट दे दिया गया, ठीक है, तो उस पर कितना, क्या वो तत्समक क्या वो स्वतुल्य संबंध परिभाषित कर सकते हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, मतलब किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या आप निकालने के लिए सीखेंगे कि अगर हमको कोई सेट दिया गया, जैसे यहाँ पे कोई सेट ए ही दिया गया था, हम इस सेट पर कुल कै गो कौन संबंध, तत्समक संबंध परिभाषित कर सकते, सॉरी स्वतुल्य संबंध परिभाषित कर सकते हैं। तो हमारा जो हेडिंग रहेगा अब क्या रहेगा, किसी समुच्चय पर परिभाषित होने वाले, परिभाषित किए जाने वाले, लिख लीजिए ना, किए जाने वाले, है ना, किसी समुच्चय पर परिभाषित किए जाने वाले कुल स्वतुल्य संबंधों की संख्या,
स्वतुल्य संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या क्या को परिभाषित कर सकते हैं? आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आराम से समझते चलिएगा तो आपको चीजें एकदम बेहतरीन क्लियर भी होंगी और समझ में भी आएगा चीजें, ठीक है। अगर मान लीजिए, और आप अभी प्रॉपर एग्जांपल लेके समझाते हैं, फिर समझाएंगे अपन जनरल फॉर्म में, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है ना, कोई सेट है, ठीक है ना। फिर इस पे एग्जांपल करवाएंगे हम, अभी इस पे एग्जांपल और करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, किस टाइप का सवाल आपसे पूछेगा वो भी करवाएंगे, लेकिन अभी कुल संबंधों की संख्या निकालने के लिए सीख लेते हैं, फिर और एग्जाम्पल एक आध वो इस पे करवा देंगे, पूरा बेहतरीन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, बाकी तो बुक का क्वेश्चन करना ही है हमको, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है, लेट, आसान क्वेश्चन करवाएंगे, ज्यादा टफ नहीं करवाएंगे। मेरे पास कोई सेट ए है और इसके अंदर एलिमेंट है ए कोमा बी, बस, ज्यादा नहीं, दो के ऊपर अपन काम मामला डील करेंगे, ठीक है। मेरे पास एक सेट ए है और उसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए कोमा बी, क्लियर है। और ए कोमा बी एलिमेंट है, तो आप हमको बताना क्या है कि ए पर परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या, स्वतुल्य संबंधों की संख्या कितनी होगी, हमको ये बताना है कि अगर मान लीजिए सिर्फ ए इतना है तो हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, that can be defined on set A, that can be defined on set A। सेट ए पर परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या हमको बताना है, बराबर क्वांटिटी, क्लियर है। तो अगर ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे तो सेट ए पर कुल परिभाषित होने वाले कुल स्वतुल्य संबंधों की अगर संख्या निकालें हम, कैसे निकालेंगे समझिएगा चीजों को। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है ना, यहां पे क्या यूज करेंगे आप लोग समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, ठीक है ना, ए है और इससे इसमें एक रिलेशन परिभाषित हो रहा है आर, ठीक है ना। इसमें एलिमेंट है ए और बी, इसमें एलिमेंट है ए और बी, ठीक है ना। अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रहना है, आराम से समझिएगा, अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रहना है तो क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे एक यूज करेंगे नियम जिसका नाम है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल करेंगे अपन। इसका इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू, आराम से समझिएगा, हम इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक नियम है और इसी के थ्रू हम लोग ये रिलेशन निकालेंगे, है ना। अब एक बात बताइए, ये नियम कहाँ होता है, तो क्लास 11 में एक चैप्टर जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये कुछ बोल रहे हैं 11 का नाम मत लीजिए सर, देखिए नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन देखिए बताना जो सच्चाई है उसको तो छिपा नहीं सकते अपन, है कि नहीं बात। तो वहीं पे नियम है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जो है ना वही है, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन काउंट करने के लिए सीखेंगे कि कोई भी सेट पर कितनी प्रकार के रिफ्लेक्सिव रिलेशन परिभाषित की जा सकती है, ठीक है। तो मेरे पास जो सेट ए था इसमें एलिमेंट ए और बी है और ए से ए पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है। अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो ए का ए से और बी का बी से सेटिंग होना चाहिए, एकदम कंफर्म। इतना कंडीशन हम जो हर क्लास से हम दिखाए हैं इतना हम प्रॉपर होना ही चाहिए, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर इस रिलेशन को आर को रिफ्लेक्सिव रखना है तो खुद का सेटिंग खुद से होना ही चाहिए, क्लियर है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर ए का सेटिंग बी से हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक, आराम समझिएगा क्या बोल रहे हैं हम।
जो बोल रहे हैं समझिएगा चीजों को, है ना। क्या बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे आराम समझिएगा, अगर यहाँ पे क्या है, ए का सेटिंग ए से और बी का सेटिंग बी से तो होना ही चाहिए, ये तो कंफर्म है, इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रहना है, आर को रिफ्लेक्सिव रहना है, तो इतना तो होना ही चाहिए, ए का ए से और बी का बी से। अब और क्या हो सकता है, ए जो है ना, ए का सेटिंग अगर बी से हो, मतलब ए अगर बी से कनेक्टेड हो तब भी रिफ्लेक्सिव रहेगा, और नहीं रहेगा तब भी रिफ्लेक्सिव रहेगा। क्या बोल रहे हैं, ए अगर बी से कनेक्टेड होगा तब भी रिफ्लेक्सिव रहेगा, और नहीं होगा तब भी रिफ्लेक्सिव रहेगा। मतलब ए के कोरस्पोंडिंग क्या पॉसिबिलिटी है, तो ए बी से कनेक्टेड हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। क्लियर है चीजें। अच्छा, एंड का मतलब गुना, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एंड दूसरा क्या है जी, दूसरा क्या है बताइए, दूसरा क्या है, दूसरा अगर बी को उठाइए, बी तो बी से कनेक्टेड है ही, इसमें तो कुछ हो नहीं कर सकते हम, इसको हटा देंगे तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं बचेगा। अब अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रहना है तो बी अगर ए से कनेक्टेड होगा तब भी रिफ्लेक्सिव होगा, और नहीं है तब भी है। अगर बी को हम ए से कनेक्ट कर दें, अगर बी को ए से कनेक्ट कर दें तो क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है? तो अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो इतना तो कंफर्म होना चाहिए, जो कंडीशन हम यहाँ दिखाए हैं, ए का ए से और बी का बी से, मतलब ए का ए से और बी का बी से क्या होना चाहिए, मतलब सेटिंग होना ही चाहिए, मतलब ए से और बी से रिलेटेड होना ही चाहिए। अब इसके अलावा ए बी से हो जाए तब भी ठीक, ना हो तब भी ठीक, तो इसके कोरस्पोंडिंग दो पॉसिबिलिटी, और सेम इसके कोरस्पोंडिंग भी दो पॉसिबिलिटी। बी अगर ए से रिलेटेड नहीं है तब भी रिफ्लेक्सिव है, और अगर हो जाएगा तब भी रिफ्लेक्सिव रहेगा। इसके कोरस्पोंडिंग की क्या पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। क्लियर है, बी ए से कनेक्टेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दो में दो से गुना करें तो टोटल 4, मतलब सेट ए पर कुल 4 रिफ्लेक्सिव रिलेशन परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब सेट ए पर परिभाषित वाला कुल 4 ऐसा रिलेशन है जो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है चीजें, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर बात करें कि सेट ए पर परिभाषित कुल संबंध क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए, तो कितना होगा, हम बताए थे ये चीज, है ना। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम पूछ लेकर कि सेट ए पर परिभाषित और कुल संबंधों की संख्या क्या होगा, बताइए। सेट ए पर परिभाषित होने वाले सेट ए पर परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा, बताइए। कुल संबंधों की संख्या याद है आप लोगों को, कुल संबंधों की संख्या कितना हो जाएगा, याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप देखिए। तो सेट ए पर कुल संबंध कितना परिभाषित होगा, तो हम बताए थे 2 के पावर नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में जितना एलिमेंट होगा 2 के पावर उतना रख लीजिए, है ना। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में एलिमेंट होता कितना है, बताइए कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में एलिमेंट कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या का स्क्वायर, ए ना होगा। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जानते भी होंगे इस चीज को कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब सेट ए का उसी के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में क्या एलिमेंट है, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या हुआ, यहाँ पे 2 एलिमेंट है जी, ए और बी, है ना। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, कर देंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या हुआ है, 2 4, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4, और 2 के पावर 4 मतलब क्या होगा, 16। मतलब सेट ए पर कुल संबंध क्या परिभाषित होगा, 16 को, क्या होगा, 16 को। लेकिन 16 को में से 4 को क्या होगा, 4 को होगा रिफ्लेक्सिव। सब क्लियर है ना, 16 संबंध सेट ए पर टोटल संबंध 16 को परिभाषित होगा, लेकिन उन 16 संबंध में 4 संबंध क्या होगा, 4 संबंध क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है ना, आप लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए जो है ना, आराम से यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए को ऐसा भी लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो अगर आप इसको गुना करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या हुआ है, 2 को, तो 2 गुना इसमें भी 2 को, तो 2 दूनी 4, ऐसा भी कर सकते हैं, तो उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है।
हम जब बताए होंगे पीछे तो यहाँ पे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बताए होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, है ना। लेकिन यहाँ पे ए और बी तो है नहीं, दोनों ए है तो ए कर देंगे, ठीक है। बाकी गुना करने पर कितना आएगा 4, तो 2 के पावर 4 मतलब 16। ए पर कुल संबंध क्या परिभाषित होगा 16 को, लेकिन 16 को में से 4 संबंध क्या होगा, 4 जो होगा वो क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा, क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर है चीजें, समझ में आ रहा है चीजें, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर को इतना ही रखते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ गए होंगे, क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। कल इस लेक्चर को यहीं पे इससे आगे बढ़ाएंगे अपन, इसको जनरल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, मतलब कोई सेट पर परिभाषित होने वाले कुल रिफ्लेक्सिव रिलेशन की संख्या, उसका जनरल फॉर्म डिस्कस करेंगे और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में फिर, है ना। और ठीक है, आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपको चीज़ें कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, जैसी भी लगी हो बताइएगा जरूर। आपको मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। स्वतुल्य संबंध और तत्समक संबंध में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, मेरे ख्याल से वो कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना है, गुड बाय, जय हिंद, विश्व तक, थैंक यू।